Hello and welcome friends. I am Anup Upadhyay and you are watching the channel of Shukla Classes. Friends, आज हम लोग इस लेक्चर में जो कि है क्लास 9th मोशन चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन. ओके, सो जान लेते हैं सबसे पहले रेस्ट और मोशन के बारे में. ओके, सो रेस्ट का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? चलिए सिंपल वे में मैं एग्जांपल लेके चलूंगा. यहां पर आपके पास मैंने कोई पॉइंट कंसीडर किया है P. ओके, ये मैंने पॉइंट कंसीडर किया P. अब समझिएगा, मैं बिल्कुल इस पॉइंट के सामने यहां पे खड़ा हुआ हूं. ओके, 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीते, 10 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, मतलब टाइम बीतता जा रहा है और मेरी जो पोजीशन है वो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही. मतलब जो मेरी पोजीशन है, जो मेरी पोजीशन और जो मेरा यहां से डिस्टेंस है मेरा, वो डिस्टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा टाइम के बीतने के साथ साथ. तो मैं बोलूंगा कि जो मेरी कंडीशन है, ये जो मेरी स्टेट है, वो रेस्ट वाली स्टेट है. रेस्ट का सिंपल मीनिंग है, अगर मैं आप लोगों से जनरल लैंग्वेज में पूछूं कि रेस्ट का मीनिंग क्या है, तो सिंपल उसका मीनिंग होता है, मतलब आप लोग सोचेंगे रुक जाना, ऐसा कुछ. तो ये एक बिल्कुल जनरल मीनिंग है हमारी और आपकी लैंग्वेज में. लेकिन अगर हम इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे कि किसी भी एक फिक्स पॉइंट से, जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, किसी भी एक फिक्स पॉइंट से अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती तो वो बॉडी रेस्ट में होती है. तो इसे लिख लें जरा सिंपल वे में. अ बॉडी इज सेड टू बी in rest if its position does not changes with time. Okay, with respect to surrounding, with respect to surrounding. सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, या फिर किसी एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, तो वो बॉडी रेस्ट में मानी जाएगी फ्रेंड्स. ओके, अब इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं अगर कंसीडर करूं तो क्या एग्जांपल हो सकता है? इसका सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है अ कार विच इज स्टैंड स्टिल. एक कार जो कि खड़े हुए हैं, ओके, रोड पर खड़े हुए हैं. वो सिंपल सा एग्जांपल हो जाएगा हमारा किसका? एक रेस्ट वाली बॉडी का. अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन. सो यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने, मोशन. अगर बच्चों मैं आप लोगों से ये पूछूं कि मोशन का मतलब क्या है, तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि कोई बॉडी मूव कर रही है, जो कि बिल्कुल ठीक भी है. जनरल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो जाहिर सी बात है, कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मोशन की स्टेट में है. लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको स्टैंडर्ड वे में अगर लिखना हो तो हम क्या कंसीडर करेंगे, क्या लिखेंगे उस चीज को, उसको क्या समझेंगे? तो इसको सिंपल वे में समझने के लिए फिर दोबारा से एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. यहां देखिएगा, आपके पास कोई पॉइंट मैंने P माना है ये. ओके, अब ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट P है. अभी जब आपने क्लॉक स्टार्ट की, मैं यहां खड़ा हुआ था, फिर 10 सेकंड बीते, मैं यहां आ गया, अब मेरी पोजीशन ये हो गई यहां पे. फिर 10 सेकंड बीते, मतलब और टाइम बीता, अब यहां खड़ा हुआ हूं मैं, और टाइम बीता, मैं इस पॉइंट के पास आ गया. तो मतलब आप क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम के बीतने के साथ साथ मेरी पोजीशन इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में और या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है. तो हम बोलेंगे कि अब हमारी बॉडी किस पोजीशन में है, अब हमारी बॉडी किस स्टेट में है? इन द स्टेट ऑफ मोशन. बहुत इंपॉर्टेंट, तो लिख लेते हैं इस चीज को भी. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if its position changes with the
passage of time या फिर with respect to time, with the passage of time, with respect to surrounding, बहुत इंपॉर्टेंट, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में टाइम के बीतने के साथ साथ अगर बॉडी की पोजीशन फ्रेंड्स चेंज होती है तो हम बोलेंगे कि बॉडी में मोशन, बॉडी जो है वो मोशन की स्टेट में है। इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या हो सकता है? बहुत सिंपल एग्जांपल डेली लाइफ का अगर हम ले तो वो होगा अ बॉय विच इज वॉकिंग ऑन द रोड। ओके, गर्ल क्यों नहीं, बिल्कुल गर्ल भी हो सकती है। अ गर्ल इज वॉकिंग ऑन द रोड, है ना? तो लिख लेते हैं एग्जांपल में, अ बॉय और गर्ल वॉकिंग ऑन द रोड। ओके, सो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेस्ट एंड मोशन का। अब इस पे जो कभी कभी क्वेश्चन स्कूल्स में पूछा भी जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन्स में भी आता है, उसको और डिस्कस करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के जरिए उसे डिस्कस करेंगे और क्या है उसका मतलब उसे भी देखेंगे। Rest and motion states of a body are not absolute, बहुत इंपॉर्टेंट, but they are relative। ये क्वेश्चन कभी कभी हमारे स्कूल्स में पूछा भी जाता है और ये कंपटीशन में भी इस तरीके से टिक मार्क के ऑप्शन में भी पूछ लिया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि सपोज करिए फ्रेंड्स आपके पास यहां पर मैंने एक कार कंसीडर की है। ओके, ये मैंने कार एक सिंपल सी कंसीडर की और यहां पर एक मैंने पोल कंसीडर किया है। ओके, ये कार फ्रेंड्स रेस्ट में है, समझिएगा। इसके अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है इसे चलाने वाला और ये कार रेस्ट में है, तो समझिएगा ये कार रेस्ट में है। तो जो इंसान इस कार के अंदर बैठा हुआ है वो क्या ऑब्जर्व करेगा? जाहिर सी बात है उसकी पोजीशन टाइम के बीतने के साथ साथ उसकी पोजीशन इस पोल से तो चेंज नहीं होगी। जाहिर सी बात है जब ये रेस्ट में है तो टाइम बीतता जाएगा, उसकी पोजीशन इस पोल के रिस्पेक्ट में तो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि वो रेस्ट में तो ना तो डिस्टेंस बढ़ेगा और ना ही डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, एक बात रहती है। तो ड्राइवर के रिस्पेक्ट में, वो ड्राइवर के रिस्पेक्ट में ये पोल किस में है? रेस्ट में। अब समझिएगा, अब क्या होता है कि एक इंसान यहां पे मूव कर रहा है ना, जॉगिंग करता हुआ आगे बढ़ता है। एक इंसान जॉगिंग करता हुआ आगे बढ़ रहा है, समझिएगा ध्यान से। तो जब वो इंसान जॉगिंग करते हुए आगे बढ़ रहा है फ्रेंड्स, तो उसके बारे में सोचिएगा, उसके रेस्पेक्ट में, उस इंसान के रेस्पेक्ट में इस पोल को सोचिए, उस इंसान के रिस्पेक्ट में इस पोल को सोचिए। ड्राइवर के रिस्पेक्ट में ये पोल रेस्ट में था, लेकिन अगर इसके बारे में, इस इंसान के रिस्पेक्ट में सोचा जाए, अगर ये सोचता है इस पोल के बारे में, जरा सोचिए, अगर ये सपोज करिए पोल है और ये इंसान आगे बढ़ रहा है, तो ये भी तो कहा जा सकता है कि पोल इसकी तरफ आ रहा है। समझिएगा मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब ये इंसान आगे बढ़ रहा है तो सोचिए क्या ये पोल और इस इंसान के बीच में डिस्टेंस टाइम के बीतने के साथ साथ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? जाहिर सी बात है चेंज हो रहा है। तो जो पोल इस इंसान के लिए रेस्ट में था, वही पोल इस मूविंग पर्सन के लिए मोशन में। मेरा कहने का मतलब इस पर्सन से इस पोल तक का जो डिस्टेंस है वो टाइम के बीतने के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो मैं ऐसे क्या कह सकता हूं कि अगर आपको एक बॉडी रेस्ट में दिख रही है तो हो सकता है किसी दूसरे इंसान के नजरिए से वो बॉडी मोशन में हो। इसका और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर किसी ट्रेन में दो इंसान बैठे हुए हैं और ट्रेन मूव कर रही है लगातार, समझिएगा ध्यान से, अगर किसी ट्रेन में दो पर्सन बैठे हुए हैं और ट्रेन लगातार मूव कर रही है,
तो अगर वो दो इंसान जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को देखते हैं तो जाहिर सी बात है वो दोनों एक दूसरे को किसमें पाएंगे, रेस्ट में, क्योंकि टाइम बीतता जाएगा, उन दोनों की पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर उस चलती हुई ट्रेन को एक बाहर से खड़ा हुआ इंसान देखता है तो वो क्या देखेगा, जाहिर सी बात है कि वो जो दोनों इंसान अंदर बैठे हुए हैं ट्रेन के अंदर, उनकी पोजीशन, उनका डिस्टेंस उस इंसान के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो रेस्ट है और जो मोशन है, जो रेस्ट वाली स्टेट होती है इंसान की और जो मोशन वाली स्टेट होती है इंसान की, वो एब्सोल्यूट नहीं होती। मतलब कि एक इंसान, आपको ऐसा कोई भी नहीं एग्जांपल मिलेगा जिसमें एक इंसान रेस्ट में है तो वो हर एक इंसान को किसी भी नजरिए से देखा जाए वो रेस्ट में ही मिले उसे। ऐसा होगा कि अगर कोई इंसान रेस्ट में है तो किसी दूसरे इंसान के लिए वो इंसान मोशन में दिखेगा। जैसे अभी हमारे ट्रेन वाले केस में जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था इंसान, उसको तो अपने बराबर वाला जो पर्सन था उसको वो रेस्ट में दिख रहा था, लेकिन वो इंसान, वही इंसान बाहर वाले खड़े हुए इंसान को मोशन में नजर आ रहा था। तो जो स्टेट ऑफ रेस्ट और जो स्टेट ऑफ मोशन होती है ये डिपेंड करता है इंसान के देखने के नजरिए से, ये एब्सोल्यूट नहीं होता, ये सबके लिए सेम नहीं होता, ये डिपेंड करता है देखने के नजरिए से। इट इज अ रिलेटिव टर्म, इट इज नॉट अ एब्सोल्यूट टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आता है कॉन्सेप्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स एक यहां पर सिंपल वे में डिफरेंस करके समझ लेते हैं, जिससे टाइम भी कम लगेगा और हमें आसानी समझ में भी आ जाएगा। ओके, सो देखिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि एक बॉडी है जो ओ पोजीशन पे खड़ी हुई थी, समझिएगा ध्यान से, और फिर क्या होता है, वो ओ से ए पॉइंट पे गई, 2 मीटर मूव किया उसने, ठीक है, और फिर ए से फ्रेंड्स वो बी पॉइंट पे गई, उसने 3 मीटर मूव किया, है ना। ओ से ए पे जाती है, फिर ए से बी पे जाती है, सो 3 मीटर मूव किया। अब यहां पे ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये उसकी फाइनल पोजीशन है, यहां पे वो खड़े हुए हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये है बी, तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वो क्या हो सकता है, तो वो होगा ये स्ट्रेट लाइन। जरा सोचिए, चलिए मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, और तो जाहिर सी बात है इसे में 5 मीटर हो जाएगा। सोचिए इस बारे में, ये 3 ये 4, तो ये शॉर्टेस्ट पे कितना हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से जाहिर सी बात है 5 है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि एक इंसान यहां से चलना स्टार्ट किया, फिर यहां चला, उसके बाद फिर वो यहां आ गया, इसकी फाइनल पोजीशन। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे टोटल लेंथ, टोटल रास्ते की लेंथ कितना चला दो, तो आप कहेंगे 3 यहां चला, 4 यहां चला, तो 4 और 3 कितना हुआ, 7। तो जो बॉडी इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट करे और फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाए, तो वो जो टोटल रास्ता, जो टोटल पाथ लेंथ, जो टोटल रास्ता वो मूव करती है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम लोग डिस्टेंस। तो क्या लिख सकते हैं आप यहां पे, हम डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द body between its initial and final point। बहुत इंपॉर्टेंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो बॉडी जितना टोटल रास्ता ट्रेवल करती है उसको ही फ्रेंड्स हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचिएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां देखिए ध्यान से, ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट, इन दोनों रास्तों को अगर मुझे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ना है तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, तो जाहिर सी बात है आप समझ भी पा रहे होंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता है ये OB।
और OB की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 मीटर। So this is the smallest path between initial point and final point. This is known as displacement. So यहाँ पे displacement क्या है? The shortest path. बहुत important. The shortest, और friends वो जो shortest path है वो straight line path ही तो होता है, ये straight line ही तो है. The shortest straight line path. Straight line path between initial point and final point is called as displacement. बहुत इंपॉर्टेंट. डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस बच्चों, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनको समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की जरूरत पड़ती है. और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनको समझाने के लिए वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है. तो ये जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है. जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. बच्चों इसे ध्यान समझिएगा. इसको मैं आपको समझाऊंगा एक सिंपल से एग्जांपल के जरिए कि डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है. मतलब अगर आप डायरेक्शन, चलने की डायरेक्शन बदल दोगे तो डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा, ये है इसका मतलब. लेकिन अगर आप चलने की डायरेक्शन बदल दोगे तो डिस्टेंस ना भी बदले. देखिए कैसे, मुझे बताइएगा. मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं. ये ए पॉइंट है बच्चों और ये है बी पॉइंट. एक इंसान ए से बी पॉइंट तक चला, कितना? 3 मीटर. ओके. और फिर इंसान बी पॉइंट से वही सी पॉइंट तक मूव किया, 4 मीटर. ये उसका इनिशियल पॉइंट, ये उसका फाइनल पॉइंट. अब बच्चों मुझे ध्यान से सोच करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका डिस्टेंस कितना होगा. कितना होगा इसका डिस्टेंस? तो जाहिर सी बात है ये है इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट. यहां से यहां तक चलने के लिए उसने टोटल रास्ता कितना ट्रेवल किया? तो 3a और 4a तो 7. तो डिस्टेंस कितना है इस वाले केस में? इस वाले केस में डिस्टेंस है बच्चों 7 मीटर. अब अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस वाले केस में, तो जरा देखिए. ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ कौन सा है? तो आप यहां देखेंगे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन पाथ है वो यही तो है ना. और अगर यही है तो ये 3 है और ये 4 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी यहां पे कितना आया? 7. तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं? यहां पे डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू कितनी आ गई? डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू आई 7 मीटर. मैं यहां से एक चीज सीख सकता हूं कि अगर आपने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया, पहले डायरेक्शन ऑफ मोशन ये था 3 और 4, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन पहले ये था तो वैल्यू 5 थी डिस्प्लेसमेंट की. और अगर आप डायरेक्शन ऑफ मोशन यही रखा आपने तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इस बार कितनी आई? 7 मीटर. तो इतना सिंपल एग्जांपल से हम समझ चुके हैं कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है. यहां डायरेक्शन ऑफ मोशन ये था, चेंज हो, कुछ वैल्यू अलग थी और यहां कुछ और वैल्यू है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके. तीसरी और बहुत जरूरी बात, यहां पर आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है मैं फिर आगे बढ़ सकूं. चलिए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं. Distance traveled by the body cannot be 0. Displacement of a body can be positive, negative as well as 0. बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे इसको मैं एग्जांपल के जरिए समझाना चाहूंगा. मुझे बताइए, एक इंसान एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और ये पूरा घूमकर ये ऐसे 1 2 और ये 2 4 5 और 3, 1 2 2 4 5 और ये 3,
ये सारे रास्ते ट्रेवल करता हुआ वापस ए पॉइंट पे आ जाता है। मतलब इस वाले केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बच्चों सेम है ना? तो बताइए जरा वो कितना चला? तो 2 और 1 3 और 2 5 और 4 9 और ये 5 9 और 5 बताइए 14 ये हुआ और ये 17। तो इस वाले केस में बच्चों कितना रास्ता चला वो? 17 मीटर। टोटल रास्ता कितना चला यहां से यहां तक पहुंचने में? टोटल डिस्टेंस था बच्चों 17 मीटर। लेकिन बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना चला? डिस्प्लेसमेंट कितना था इस वाले केस में? तो जरा सोचिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता। अब यहां देखिए, इनिशियल पॉइंट वही है जो उसका फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब क्लैश कर गए तो बॉडी वहीं खड़ी हुई है, जहां से चली थी वहीं खड़ी हो गई। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? 0। तो अगर आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बच्चों क्लैश कर जाता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो हमने इसे कंप्लीट किया। अब तो हम सीख चुके हैं डिस्टेंस बॉडी का भी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बच्चों 0 हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब बच्चों क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है यहाँ पे डायरेक्शन को शो करता है। जैसे ये ओरिजिन है, अगर मैं इधर मूव करता हूं तो -4, मान लो इधर 4 मीटर मूव किया तो नेगेटिव का 4 मीटर, और अगर मैं ओरिजिन से इस तरफ मूव किया तो पॉजिटिव का 4 मीटर। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? हम पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में इस वजह से लगाते हैं क्योंकि वो डायरेक्शन को शो करता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, सो चलिए इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग